हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं एवं उनके लाभ और दोष के बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं वो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वे आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। पिछले वीडियो में मैंने समता अंश और उसके लाभ और दोष के बारे में बताया था, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करें। चलिए शुरू करते हैं। पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं? पूर्वाधिकार अंशों का अर्थ ऐसे अंशों से है जिन्हें नियत दर से लाभांश के भुगतान तथा पूंजी की वापसी में अधिमान्य अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार पूर्वाधिकार अंशधारियों को समता अंशधारियों के ऊपर दो अधिमान्य अधिकार प्राप्त होते हैं। पूर्वाधिकार अंश ऐसे अंश हैं जिन्हें अपने अंशों का लाभांश नियत दर से प्राप्त करने का अधिकार रहता है। पूर्व से ही समझ आ जा रहा है कि समता अंशों से पूर्वाधिकार के जो अंश होते हैं उन्हें अपने लाभांश और पूंजी प्राप्त करने का अधिकार उनसे पहले होता है। इस प्रकार पूर्वाधिकार अंशों को दो अधिमान्य अधिकार प्राप्त हैं। तो चलिए ये देखते हैं ये दो अधिकार कौन कौन से हैं। पहला, वे समता अंशों पर लाभांश की घोषणा के पूर्व कंपनी के शुद्ध लाभों में से नियत दर से लाभांश प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। यही यहाँ भी वही बताया गया है कि जो समता अंश होते हैं उनके लाभांश की घोषणा से पूर्व कंपनी के शुद्ध लाभों में से नियत दर से किन्हें लाभांश प्राप्त करने का अधिकार पूर्वाधिकार को होता है। दूसरा, वे कंपनी के समापन की दशा में पूंजी की वापसी के संबंध में समता अंशधारियों पर प्राथमिकता पाते हैं। अगर मान लीजिए कंपनी बंद हो जा रही है तो या फिर कंपनी का समापन हो जा रहा है तो पूंजी प्राप्त करने का अधिकार पूर्वाधिकार को पहले होगा। किससे? समता अंशधारियों से पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को अपने पूंजी प्राप्त करने अधिकार प्रथम होगा, उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अब हम देखेंगे पूर्वाधिकार अंशों के लाभ एवं दोष। सबसे पहले देखेंगे पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन से लाभ। पहला है परिसंपत्ति गिरवी रखे बिना पूंजी प्राप्त करना। दूसरा, पूंजी का भुगतान संभव। तीसरा, प्रबंधकीय हस्तक्षेप नहीं। और भी इसकी ये लाभ हैं, आइए देखते हैं। चौथा, निश्चित आय। और पांचवा आपका पूंजी वापसी में पूर्वाधिकार। तो ये जो 5 हमने अभी टॉपिक देखे वो क्या थे? पूर्वाधिकार के निर्गमन के लाभ थे। तो अब हम इन 5 जो टॉपिक हैं उनको सविस्तार देखते हैं, ताकि हम इनके लाभों को और भी अच्छे से सविस्तार समझ सकें। तो चलिए आइए देखते हैं इनके लाभ को सविस्तार। आइए देखते हैं। पहला, परिसंपत्ति गिरवी रखे बिना पूंजी प्राप्त करना। इस प्रकार के अंशों से पूंजी प्राप्त करने के लिए कंपनी को किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती, जिससे आवश्यकता पड़ने पर परिसंपत्ति को गिरवी या बंधक रख लिया जा सकता है। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की संपत्ति को गिरवी रखना नहीं पड़ता है, और जब और भी किसी प्रकार की कर की या पूंजी की आवश्यकता होती है तो इन्हीं संपत्तियों को गिरवी या बंधक रखकर और भी कर या संपत्ति पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसका एक लाभ हो गया कि जब ये जो पूर्वाधिकार अंश के निर्गमन के समय किसी प्रकार की संपत्ति को गिरवे रखना नहीं पड़ता है, और जब हम कोई गिरवी रखे बिना ही कोई अंश प्राप्त हो जा रहा है तो बाद में अगर मान लीजिए कंपनी को कोई और कर या पूंजी की आवश्यकता पड़ गई तो इसी संपत्ति को गिरवी रख के वो और भी कर प्राप्त कर सकता है। तो ये कंपनी को लिए तो एक सहायक ही है। दूसरा है पूंजी का भुगतान संभव। एक निश्चित समय अवधि के पश्चात ऐसे अंशों का भुगतान सरलता से किया जा सकता है। पूर्वाधिकार अंश ऐसे अंश हैं जिनका पूंजी का जो भुगतान उनका भुगतान संभव है। एक निश्चित समय अवधि के पश्चात ऐसे अंशों का भुगतान करना बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। तीसरा है आपका प्रबंधकीय हस्तक्षेप नहीं।
ऐसे अंशों के धारकों का प्रबंधन में कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। इन्हें मात्र लाभ होने पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से लाभांश का भुगतान किया जा सकता है। इनमें किसी प्रकार का प्रबंधकीय हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। इन ऐसे अंशों के धारक को इनकी एक निश्चित प्रतिशत की दर से जो लाभांश का भुगतान करने तय किया गया रहता है, वो लाभांश उनके लाभांश का भुगतान उन्हें निश्चित दर से कर दिया जाता है और किसी भी प्रकार का प्रबंधकीय हस्तक्षेप नहीं होता है। चौथा है निश्चित आय। अंशधारियों को प्रति वर्ष एक निश्चित लाभ प्राप्त करने की गारंटी रहती है, अतः कम जोखिम उठाने वाले निवेशकों के लिए यह उत्तम है। इनका आय जो होता है वो निश्चित होता है। तो इस प्रकार के जो अंशधारी होते हैं उनको प्रति वर्ष एक निश्चित लाभ प्राप्त करने का गारंटी रहता है कि इन्हें इतना हर वर्ष इन्हें इतना लाभ दिया जाएगा, इसकी गारंटी रहती है। तो जो जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, जो जोखिम उठाने वाले निवेशक, जो कम जोखिम उठाने वाले निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वह इसमें अपने निवेश अपना कर सकते हैं ताकि उन्हें अपनी लाभ प्राप्त करने का और उनके आय का प्राप्त करने का पूरी गारंटी दी जाती है। पांचवा है पूंजी वापसी में पूर्वाधिकार। कंपनी के समापन होने पर इन्हें अपनी पूंजी वापस पाने का पूर्वाधिकार प्राप्त होता है, अतः धन डूबने का डर भी नहीं होता है। पूंजी वापसी से ही क्लियर है कि जो पूर्वाधिकारी अंश होते हैं, जब अपना अंश उन्हें कंपनी के समापन पर प्राप्त करने का पूर्वाधिकार रहता है और उन्हें किसी अपने धन के डूबने का किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। उन्हें उनकी जो पूंजी होती है उन्हें वो कंपनी के समापन पे मिल जाती है और धन डूबने का भी डर नहीं रहता है। ये जो 5 हम लोगों ने टॉपिक पढ़े, ये पूर्वाधिकार के निर्गमन के लाभ थे। अब हम इनके दोष को जानेंगे, तो चलिए ये देखते हैं इनके दोष। अब हम देखेंगे पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन के दोष। पहला, निवेशकों का इच्छुक ना होना। दूसरा, समता अंशधारियों को हानि। तीसरा, कंपनी की लोचकता पर प्रतिबंध। चौथा, साख पर प्रभाव। तो ये जो 4 हैं वो पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन के दोष हैं। अब हम इनको सविस्तार जानेंगे कि किस प्रकार के इनके दोष को माना गया है। तो चलिए ये देखते हैं पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन के दोष। पहला, निवेशकों का इच्छुक ना होना। निवेशक पूर्वाधिकार अंशों में धन लगाने के लिए अनिच्छुक हो सकते हैं क्योंकि इन्हें प्रतिबंधित मताधिकार ही प्राप्त होता है। इसमें जो निवेशक होते हैं वो पूर्वाधिकार अंशों में धन नहीं लगाना चाहते क्योंकि यह प्रतिबंधित इन्हें मताधिकार ही प्राप्त होता है। दूसरा है समता अंशधारियों को हानि। पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन के कारण कंपनी की परिसंपत्तियों के ऊपर समता अंशधारियों के अधिकार में कमी आ जाती है। पहले ही बताया गया है कि समता अंशधारियों को पूर्वाधिकार अंशों के बाद ही किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि पूर्व से ही तात्पर्य है कि पूर्वाधिकार से कि जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं, पूर्वाधिकारी होते हैं, उनको अंश पहले पूंजी प्राप्त करने का, लाभांश प्राप्त करने का अधिकार उन्हें पहले होता है, जिससे समता अंशधारियों को हानि का सामना करना पड़ता है। तीसरा है कंपनी की लोचकता पर प्रतिबंध। कतिपय दशाओं में पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कंपनी की लोचकता को प्रतिबंधित कर देता है। चौथा है साख पर प्रभाव। पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कंपनी के साख उधार पात्रता को प्रभावित कर सकती है। पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन से कंपनी की साख, ऋण या उधार पात्रता को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कंपनी किसी से उधार ले रही है, किसी से उधार लेना चाहती है, तो पूर्वाधिकार अंशों के ही निर्गमन को अगर प्राथमिकता देती है तो उनके साख पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इसी तरह से और भी वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण को, और वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करते रहें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।